नमस्कार दोस्तों। आज हम जो हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर जो हमारे अनुसंधान के कुछ चरण हैं, जो स्टेप्स हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछली जो हमने क्लासेस थी उसमें हमने अनुसंधान क्या होता है, क्यों करते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका अधिकारी कौन होता है, इसकी विधियां क्या हैं, इसके स्रोत क्या हैं। तो आज हम पहुँचे हैं चरणों पर। चरणों में हमारे मुख्य जो हैं 8 चरण माने जाते हैं, जब जिनमें सबसे पहला है समस्या का सूत्रीकरण। दूसरा है हमारा अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, प्रदत्त और उपकरण विकसित करना, ये हमारा तीसरा है। आगे हमारा प्रतिदर्श सैंपल चयन करना, आगे हमारा प्रस्ताव लेखन, आगे हमारा प्रदत्तों का एकीकरण, आगे है प्रदत्त विश्लेषण और प्रसंस्करण, और अंत में है हमारा शोध रिपोर्ट या लेखन प्रस्तुत या हमारा अनुसंधान रिपोर्ट पेश करना। तो ये जो हैं हम कह सकते हैं, जैसे कि हम कोई बिल्डिंग बनवाते हैं। कोई बिल्डिंग बनवाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए पहले अपना प्री प्लान करते हैं। प्री प्लान में क्या करते हैं कि कोई हमको अपना घर कैसा बनवाना है, कितने रूम चाहिए, उसमें किचन या डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए, तो वो हम कह सकते हैं उसी के फॉर्मेट में जो हमारी रिसर्च होती है वो भी एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह, कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है उसकी तरह हम ले सकते हैं, उसके फॉर्म में ले सकते हैं। जिसका सबसे पहला है समस्या का सूत्रीकरण। अगर हम एक बिल्डिंग के रेफरेंस में देखें तो हम कह सकते हैं कि हमको एक प्री प्लान जो हमारे दिमाग में है कि हमें ऐसी चीज़ें चाहिए कि उसमें ये चीज़ें फैसिलिटी हों, ये इतना पार्क हो, इतना ग्रीन एरिया हो, इतने विंडोज़ हो, इतना वेंटिलेशन हो, इतने फैंस होने चाहिए, इतनी लाइटिंग होनी चाहिए। तो इस तरह का एक सूत्रीकरण करना कि माइंड में एक प्री प्लान करना, एक मैप बनाना, मानचित्र बनाना, क्या है हमारा समस्या का सूत्रीकरण है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको विस्तार से। दूसरा है हमारा अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना। अब अनुसंधान अभिकल्प तैयार करने से मतलब है जो हमारा रिसर्च की मेथोडोलॉजी है, उसके जो विधियां हैं, उसके जो स्टेप्स हैं, उसका जो डेटा एनालिसिस है, डेटा कलेक्शन है, उसकी जितनी भी विधियां हैं, जो तरीके हैं हमारे पास, या जो हमारे उसके चरण होंगे, उनके बारे में एक स्टेप बाय स्टेप काम को एक प्लान करना, क्या है हमारा अभिकल्प तैयार करना है। आगे है प्रदत्त और उपकरण विकसित करना। मान लीजिए कि किसी रिसर्च के लिए ऐतिहासिक क्षेत्र का हमें भ्रमण करना है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो वहाँ पे जाने के लिए जो हमारे साइट्स होंगी वो अवेलेबिलिटी, और उस वहाँ पे जाने के लिए हमारे पास व्हीकल ट्रांसपोर्ट और इंस्ट्रक्शंस, परमिशंस, जितने भी हमारे हेल्पफुल जितने भी रिसोर्सेज होंगे, उनको कलेक्शन करना, उनको प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट लिखना, क्या हमारा प्रदत्त एक के उपकरण विकसित करना है। प्रदत्त होता है हमारा डेटा, जो हमारा डेटा हम कलेक्ट करने हैं, जो फैक्चुअल या कंसेप्चुअल या जो डिटेल्स हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज़ होंगे उनको विकसित करना। आगे है प्रतिदर्श चयन। प्रतिदर्श से मतलब है सैंपल। हमारे पास डेटा होता है, बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, या मान लीजिए जनसंख्या है, तो जनसंख्या में किस फॉर्म को हम चूज़ करना चाह रहे हैं। मान लीजिए ग्रोथ रेट को, बर्थ रेट को, डेथ रेट को, या इस तरह से, या लिंगानुपात को, इस तरह की कुछ चीज़ों को एक सैंपल चयन करना, उसमें से एक स्पेसिफिक टॉपिक को, चीज़ को चूज़ करना, क्या है सैंपल चयन है। या दूसरा तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास 100 लोग हैं, 100 लोगों का हमें डेटा कलेक्ट करना है, और हमें इतना टाइम नहीं है कि 100 लोगों पे हम उसको डाटा को हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति पे हम रिसर्च कर सकें। तो उसमें क्या करेंगे, हम रैंडमली एक या दो इस तरह से हम पर्सन लेंगे, और उनके आधार पर हम क्या करेंगे, 100 का रिजल्ट अनुमानित कर देंगे। तो उस तरह से कह सकते हैं प्रतिदर्श या सैंपल चयन। आगे है प्रस्ताव लेखन। प्रस्ताव लेखन से मतलब है जब हम हमारे ये सारे स्टेप्स पूरे हो जाते हैं, तो उस स्टेप के बाद प्रस्ताव लेखन मीन्स हम जो एक अपनी जो रिसर्च होती है, रिसर्च का एक प्रिम्बल कह सकते हैं, या फिर एक कह सकते हैं कि एक संक्षिप्त रूप में, एक रिपोर्ट के रूप में, एक सिनॉप्सिस के रूप में जब हम पेश करते हैं कि हमारा इस तरह से कार्य, मतलब कार्यबद्धता को दर्शाने के लिए जब हम डिटेलिंग करते हैं थोड़ा सा, और एक कह सकते हैं प्री रिसर्च सिनॉप्सिस कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा प्रस्ताव लेखन होता है। आगे है प्रदत्तों का एकीकरण। उपकरणों का चयन करने के बाद जो हमारे प्रतिदर्श होते हैं, सैंपल होते हैं, सैंपल को चूज़ करके हम क्या करते हैं, प्रदत्तों का एकीकरण करते हैं। जो डेटा होता है उसको कलेक्शन करना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो हमने इनका चयन किया था बस, यहाँ पे क्या करेंगे, हम उनको एकीकरण करेंगे और विश्लेषण के लिए तैयार करेंगे। उनको एक कह सकते हैं कि
सिस्टमेटिक तरीके से हम उनको फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट में लगाएंगे, प्रॉपर सीक्वेंस में लगाएंगे। आगे है प्रदत्त विश्लेषण प्रसंस्करण। इसका मतलब है जो हमारे पास प्रदत्त एकत्रित हो जाते हैं, डेटा जो हमारा कलेक्ट हो जाता है, उसको विश्लेषित करके, उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके, विभाजित करके, उनका डिवीज़न करके, उनके सेक्शन बना के, या जिस फॉर्म में हमें डेटा चाहिए होता है उस फॉर्म में डेटा को उसके परिणामों के रूप में लिख देना या विश्लेषित कर देना, संश्लेषित कर देना, क्या है हमारा प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। आगे है शोध रिपोर्ट या लेखन प्रस्तुति। इसमें हमारे कुछ तरीके हैं, ऑस की है, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ कुछ इस तरह से है, जिसमें हमारे एक ब्रिटेन आधारित होता है, एक हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड पर आधारित होता है, जो हमारा लेखन के लिए हेल्पफुल होता है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, समस्या का सूत्रीकरण पे थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। समस्या का सूत्रीकरण से मतलब है जो हमारी समस्या होती है, शोध के अंदर जो हमारी समस्या होती है उसका एक संक्षिप्त रूप जानना। एक प्री प्लान कह सकते हैं कि हमारा प्लान ये है। तो इसमें सबसे पहली क्या चीज़ है, हमारा व्यापक क्षेत्र की पहचान। क्या है हमारा व्यापक क्षेत्र की पहचान। इसका मतलब है जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा एक डेटा का कलेक्शन होता है। मान लीजिए ये क्या है, हमारा भाषा है, या ये ओवरऑल क्या है, हमारा भाषा है। इसमें से ये क्या होगी, हमारी हिंदी भाषा। इसमें से ये क्या हो गया हमारा, इसकी मान लीजिए भक्ति काल। और इसमें से भी ये चीज़ मान लीजिए इसके और डिवाइड करके ये क्या हो गए हमारे संत, सूफी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो मान लीजिए ये 4 डिवीज़न हैं। 4 डिवीज़न में इसमें भी संतों में भी मान लीजिए कबीरदास पे हमें रिसर्च करना है। तो ये क्या होगा, एक बहुत व्यापक क्षेत्र से एक क्षेत्र की पहचान करना कि हमें इस व्यापक क्षेत्र में से किस चीज़ को चुनना है और किस तरह से उन पर काम करना है। तो ये क्या हमारी व्यापक क्षेत्र की पहचान है, कि भाषा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो वो क्या है, हमारा व्यापक क्षेत्र की पहचान है। दूसरी चीज़ जो है हमारी उपक्षेत्रों में डिवाइड करना। उपक्षेत्र विभाजन से मतलब है, जैसे हमने एक भाषा के एक सर्कल को या क्षेत्र व्यापकता को हमने जाना, उसमें से सब डिवाइड किया, फिर उसमें से भी सब डिवाइड किया। इस भाषा में से हिंदी भाषा में से भक्ति काल में से सूफी में से कबीर में भी उसकी भक्ति भावना या उसका साहित्य चेतना या सामाजिक चेतना, इस तरह से कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट करना क्या है, हमारा उपविभाजन करना है। आगे हमारा अभिरुचि। ये इसकी क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। अभिरुचि क्या है, हमारा इंटरेस्ट। मीन्स हमारे पास एक बहुत व्यापक क्षेत्र है, उसमें से भी कुछ संक्षिप्त क्षेत्र है। संक्षिप्त क्षेत्र में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो हमारा टॉपिक है उसको सिलेक्ट करना क्या है, हमारा अभिरुचि कह सकते हैं। आगे है प्रश्न समस्या को चिन्हित करना। समस्या चिन्हित करना, इसका मतलब है अपनी रुचि के हिसाब से कोई एक टॉपिक चूज़ कर लेना, और टॉपिक में भी क्या करना, जो मान लीजिए जैसे कबीर था, कबीर में भी एक सब टॉपिक को, जैसे सांस्कृतिक चेतना कह सकते हैं,
या सामाजिक खंडन कह सकते हैं, या फिर खंडन मंडन कह सकते हैं, या फिर उनकी उन पर कबीर पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो वो क्या है, जो प्रश्न है जिस समस्या को हम समाधान करना चाहते हैं उसका चयन करना। आगे हमारा व्यापक उद्देश्य है। व्यापक, यहाँ पर क्या था, हमारे पास व्यापक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा व्यापक उद्देश्य है। मीन्स मान लीजिए इसी उदाहरण पे हम काम करते हैं। कबीर को हमने सिलेक्ट किया था, कबीर के को जो हमने रिसर्च के क्वेश्चन, जो हमने प्रश्न जो हमने सिलेक्ट किया, जो प्रश्न चिन्हित किए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, उसमें क्या था, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उसको हमने क्यों सिलेक्ट किया, उसके व्यापकता या ऑब्जेक्टिविटी क्या है, लोगों के लिए, समाज के लिए, या अब खुद के लिए, या साहित्य के लिए, या किसी भी क्षेत्र के लिए उसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या उसके उद्देश्य हो सकते हैं। उन उद्देश्यों को जांच करना क्या है, हमारा व्यापक उद्देश्यों की पहचान करना है। व्यापक उद्देश्य में हम कह सकते हैं कि रुचि होनी चाहिए, इसके परिणाम होने चाहिए, मीन्स ये इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट होना, टॉपिक होना चाहिए हमारा, और इसके कुछ कुछ व्यवस्थित परिणाम आने चाहिए। कह सकते हैं इसमें अवधारणा होनी चाहिए, व्यवस्थित अवधारणा होनी चाहिए, विशेषज्ञता होनी चाहिए। विशेषज्ञता मीन्स उसमें स्पेशलाइज, उसमें एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। आगे हम कह सकते हैं इसी में प्रासंगिकता, कह सकते हैं इसमें प्रदत्त उपलब्धता, और हमारे नैतिकता। विशेषज्ञ अवधारणा से मतलब है जो हमारा हम अवधारणा, जो हमारी उपकल्पना है, एक विचारधारा जो होती है जिसको लेके हम अपनी रिसर्च को करना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, वो क्या है, हमारी अवधारणा है। विशेषज्ञता से मतलब है कि जो हम अनुसंधान करता है या उसके जो निर्देशक है, जो गाइड है, उसको उसमें एक विशेषज्ञता होनी चाहिए, उसको उसके क्षेत्र से संबंधित कुछ पूर्ववर्ती ज्ञान होना चाहिए, उसमें उससे संबंधित पत्र पत्रिकाओं से उसको एक रिलेवेंट चीज़ें, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो वर्तमान भाव जो चीज़ें हैं, उनसे क्या है, एक पूर्व ज्ञान ले लेना चाहिए, पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो आगे है हमारी प्रासंगिकता। प्रासंगिकता से मतलब है उन चीज़ों का प्रसंग में होना। प्रसंग में होने से भी मान लीजिए कबीरदास की प्रासंगिकता पर बात कीजिए, तो प्रासंगिकता से मतलब है कबीर की कुछ ऐसी चीज़ों को बताइए जो हमारे वर्तमान में भी, मीन्स वर्तमान समय में भी हमारी क्या हैं, प्रासंगिक हैं, वर्तमान में भी वही समस्याएं या वही चीज़ें अभी भी उपलब्ध हैं। या मान लीजिए एक जाति प्रथा के बारे में बात करें, जाति खंडन की बात करें कबीरदास के बारे में, तो वो उस समय भी था और इस समय भी है। जातीय जो सांप्रदायिक चीज़ें हैं वो उस समय भी थी और इस समय भी हैं, तो वो क्या है, एक प्रासंगिक चीज़ें है, रिलेवेंस है। आगे है प्रदत्त उपलब्धता। हमें जो फील्ड जो हम चूज़ कर रहे हैं, जो हम टॉपिक चूज़ कर रहे हैं, उसके लिए ये प्रॉपरली होनी चाहिए कि क्या उसके लिए प्रदत्त उपलब्ध हैं। मीन्स क्या, जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो बुक्स हैं, हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं, या उससे रिलेवेंट कुछ लेख वगैरह हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र रहे हैं जिनमें जिनसे हम डेटा कलेक्ट कर सकें, जिनके आधार पर हम अपनी रिसर्च को, अनुसंधान को पूर्ण कर सकें या एक प्रवाह दे सकें। आगे है नैतिकता। नैतिकता से मतलब है जो हमारा साहित्य है, जो हमारा अनुसंधान है, जो हमारी रिसर्च है, उसके लिए कुछ हमारे नैतिक चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम कह सकते हैं हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जो डेटा हम जिससे जो हमारे लोग सहायता कर रहे हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। या कह सकते हैं कि जो हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं उसके लिए जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऐसा ना हो कि हमने उनको यूज़ किया और बस फेंक दिया, अपना काम निकल गया और फेंक दिया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एक नैतिक चीज़ें जो एक भविष्य के लिए एक सहायक हों, तो इस तरह की हमारी सोच होनी चाहिए। इसमें कुछ जो चरण हैं जो हमारे सूत्रीकरण के, उन चरणों के बारे में अब हम बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला है हमारा साहित्य का अवलोकन करना।
इसमें सबसे पहला क्या है हमारा साहित्य अवलोकन। दूसरा क्या है हमारा उद्देश्यों का निरूपण। तीसरा है हमारा चरों का व्यवस्थित चिन्हीकरण। चौथा है हमारा उपकल्पना। कल्पना सूत्रीकरण। तो सबसे पहले हम साहित्य अवलोकन के बारे में बात करेंगे। साहित्य अवलोकन होता क्या है, क्यों करते हैं, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा साहित्य का अवलोकन से मतलब है, जो उसकी विशेषता कह सकते हैं, जो इसके लाभ कह सकते हैं। तो साहित्य अवलोकन करने से क्या सबसे पहला फायदा क्या है, ये हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, ज्ञानवर्धन करता है। दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं ये हमारी प्रामाणिकता वर्धन। मीन्स जो हमारी प्रामाणिकता है, जो प्रूफ है, जो एविडेंस है, या एक एक्चुअल जो चीज़ है उसके बारे में हमारा एक इसकी प्रामाणिकता को बढ़ाता है। जो हमारा ज्ञान होता है उसमें एक रेनफोर्समेंट, एक पक्का जो ज्ञान है उसको प्रदान कर बनाता है, पक्का बनाता है। आगे है जो हमारी क्रियाविधि है, जो हमारी एक्टिविटी है उसमें क्या करता है, सुधार करता है। तो आगे क्या है हमारा क्रियाविधि में सुधार करना। आगे कह सकते हैं हम जो हमारे चर हैं, चरों की खोज में सहायक। चरों की खोज में सहायक कैसे होता है, जो हमारे साहित्यिक अवलोकन होता है, मान लीजिए इसको हम बोलते हैं PLR। PLR का मतलब है प्रीलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू। प्रीलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू से मतलब है जब हम पूर्व रूप में किसी अपने जो रिलेवेंस चीज़ें हैं उनको शोध करना, उनके बारे में थोड़ा सा जान पहचान करना, उनसे थोड़ा सा फेमिलियर होना, जितने भी हमारी रिसर्च के लिए जितनी भी चीज़ें हैं आने वाली हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्या है हमारा एक प्रीलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू, क्या है हमारा साहित्यिक अवलोकन है। जिसमें हमारी पत्र पत्रिका हो सकती हैं, पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं। दूसरा हो सकते हैं हमारे शोध, या हम कह सकते हैं पूर्व शोध। पहले के जो हमारे शोध हैं वो रिपोर्ट्स, हो सकते हैं, इत्यादि कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनका हमें पहले से थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, हमें उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। इसके फ़ायदे क्या होते हैं। इसका फ़ायदा है सबसे पहले मौजूदा साहित्य की उपलब्धता। मीन्स जो मौजूदा हमारा साहित्य है उसकी उपलब्धता को जांच लेना कि क्या उससे संबंधित जो हमारी शोध है उससे संबंधित जो डेटा है, जो लिटरेचर है वो उपलब्ध है या नहीं है। तो उसकी क्या है, उसकी उपलब्धता को जांचना। दूसरा उपलब्ध होने पर इसकी समीक्षा करना। और तीसरा क्या है, समीक्षा करने के आधार पर हमारा क्या है एक अवधारणा विकसित करना या उपकल्पना या दृष्टिकोण विकसित करना। तो ये क्या है हमारा जो हमारा साहित्यिक अवलोकन है, जो हमारा प्रीलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू है, उसके कह सकते हैं कि जो बेसिक जो चीज़ें हैं ये सभी हैं ज्ञानवर्धन करना, उसकी प्रामाणिकता को बढ़ाना, क्रियाविधि में सुधार करना, चरों की खोज में सहायता करना, पत्र इसके जो कह सकते हैं जो रिसोर्सेज हैं, पत्र पत्रिका हैं, पूर्व शोध हैं, रिपोर्ट्स हैं, और किस तरह से काम करता है मौजूदा साहित्य की उपलब्धता को जांचना, समीक्षा करना, और क्या है अवधारणा को विकसित करना या हमारा दृष्टिकोण बनाना।
दूसरी जो चीज़ है हमारा वो है उद्देश्य निरूपण। उद्देश्य निरूपण से मतलब है जो हमारा टारगेट डिज़ाइन मीन्स टारगेट डिज़ाइन। टारगेट डिज़ाइन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हमारा अनुसंधान का उद्देश्य जो हमने जैसे पिछले अभी बात की थी, प्रश्नों का निर्धारण करना। प्रश्नों का निर्धारण से मतलब है एक स्पेसिफाइड उसके कारण बताना, उसके उद्देश्य को स्पष्ट करना, वो क्या हमारा उद्देश्य विकल्प या उद्देश्य निरूपण कह सकते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं हमारे, दो तरह के होते हैं, एक तो मुख्य उद्देश्य, एक गौण या उप उद्देश्य। जो हमारे मुख्य उद्देश्य हैं, मुख्य उद्देश्य हमारे मूल उद्देश्य कह सकते हैं, और गौण या उप उद्देश्य को हम कह सकते हैं इसके जो कम उपयोगी हम कह सकते हैं। मूल उद्देश्य हम मान लीजिए रीतिकाल की बात करते हैं तो एक सवाल तो हो गया रीति काव्य की समीक्षा, और दूसरा हो गया रीतिकालीन काव्य की समीक्षा। तो इसमें कौन सा व्यापक है, कौन सा गौण है, इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। या फिर दूसरी एक एग्जांपल हम कह सकते हैं समाज की भूमिका, और दूसरा है इसमें ही संस्कृति की भूमिका। तो इसमें कौन सा गौण है, कौन सा मुख्य है, इस चीज़ को निर्धारित करने के बाद अपने जो लक्ष्य हैं, अपने जो उद्देश्य हैं, उनको निर्धारण करना क्या है हमारा उद्देश्य निरूपण कहलाता है। इसकी बात करते हैं तो रीतिकालीन काव्य में जो हमारे आते हैं, रीतिकाल में हमारा रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, और चौथा आता है हमारा रीति इतर। रीति इतर में हमारे वीर आता है, भक्ति, नीति, इस तरह के जो हमारे जो रीतिकाल के कुछ पार्ट कह सकते हैं। जबकि रीतिकाल में क्या है हमारा रीति सिद्ध या रीतिबद्ध, इन दो पार्ट्स को हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें व्यापक कौन सा हुआ हमारा रीतिकालीन काव्य। तो ये क्या हो गया हमारा ये, और रीति सिद्ध ये क्या हो गया हमारा ये दो पार्ट हो गए। और इसमें हमारे रीति मुक्त भी हो गया, रीति इतर भी हो गया, इसके 1 2 3 ये 3 पार्ट हो गए। तो व्यापक कौन सा हुआ हमारा ये वाला, और ये संक्षिप्त कौन से हुए हमारे ये इस तरह से। ये क्या है हमारे इसके संक्षिप्त हैं, संक्षिप्त रूप हैं। तो जो व्यापक चीज़ को पहचान करना, व्यापक चीज़ को पहचान कर और गौण चीज़ को पहचान करना क्या है हमारा उद्देश्य निरूपण है। आगे हम बात करेंगे प्रदत्तों को चयन करना। प्रदत्तों के चयन से मतलब है जो हमारे प्रदत्त या चर के होते क्या हैं, चर क्या हैं हमारे वेरिएबल्स हैं। मीन्स जो हमारे शोध में विभिन्न जो तथ्य काम करते हैं, जिन तथ्यों के आधार पर हम शोध को या तर्कों को स्थापित करते हैं, वो तथ्य क्या हैं हमारे चर हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि कई कारणों कई प्रकार से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है स्थिति के आधार पर, दूसरा हम कह सकते हैं अध्ययन के आधार पर, तीसरा हम कह सकते हैं मापन के आधार पर।
तो जो सबसे पहला है हमारा स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र चर, दूसरा हम कह सकते हैं परतंत्र चर, तीसरा हम कह सकते हैं हस्तक्षेप चर, और चौथा हम कह सकते हैं इसमें आ जाएगा हमारा बाह्य चर। वहीं अगर अध्ययन की दृष्टि से देखें तो अध्ययन की दृष्टि में हमारे सक्रिय चर हो सकते हैं और हमारे दूसरा हो सकता है विशेषता चर। मापन की इकाई में हम कह सकते हैं कि श्रेणीगत चर कह सकते हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं इसमें निरंतर चर। इसमें भी श्रेणीगत में कह सकते हैं स्थिर कह सकते हैं, द्विवादी कह सकते हैं, बहुवादी कह सकते हैं। इसमें अगर मापन की बात करें तो मापन में हो सकता है हमारा सांकेतिक हो सकता है, दूसरा हमारा क्रम सूचक हो सकता है, तीसरा हमारा अंतराल हो सकता है, चौथा हमारा अनुपात पर आधारित हो सकता है। अनुपात आधारित हो सकता है। तो एक एक करके हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्वतंत्र चर से मतलब है जो चर, जो वेरिएबल्स, जो तथ्य, जो घटक हमारे अनुसंधान के स्वतंत्र होते हैं वो क्या हैं, हमारे स्वतंत्र चर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पास होने के लिए पढ़ना आवश्यक है। या दूसरा उदाहरण कह सकते हैं 90% अंक लाने के लिए 8 घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसमें स्वतंत्र चर क्या है हमारा, स्वतंत्र चर क्या है हमारा 90%, और निर्भर किस पर कर रहा है, 8 घंटे पढ़ने पर। तो स्वतंत्र चर क्या है हमारा, अंक लाना, और जबकि परतंत्र क्या है हमारा 8 घंटे। मीन्स जो जिस चीज़ पर निर्भर होता है, जैसे ये मान लीजिए ये 90% अंक लाना किस पर निर्भर कर रहा है हमारा 8 घंटे पढ़ने पर। तो स्वतंत्र चर कौन सा होगा हमारा, जो मुख्य जो होगा, मुख्य क्या है हमारा पढ़ना, और जो आधारित है 90%। अगर यहाँ पर 8 घंटे नहीं पढ़ता है, 6 घंटे पढ़ता है, तो 90% से क्या होगा, परिणाम क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। तो ये डिपेंड किस पे है, इस पे। तो ये क्या होगा हमारा स्वतंत्र चर, और ये क्या होगा हमारा परतंत्र चर। तो हम कह सकते हैं स्वतंत्र चर जो मुख्य आधारित होते हैं, परतंत्र जो आधार जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्वतंत्र चर। जिन पर आधारित होते हैं, ये जो आधारित होते हैं स्वतंत्र चरों पर, वो क्या होता है हमारे परतंत्र या इंडिपेंडेंट। हस्तक्षेप चर से मतलब है, हस्तक्षेप चर वो होते हैं जो स्वतंत्र चर के साथ साथ चलते हैं। स्वतंत्र चर से कहने का मतलब है जो यहाँ पर अगर हम बात करें पढ़ने की, तो यहाँ पर मात्र पढ़ाई मायने रखेगी, इसके साथ में हमारी एक्सरसाइज या व्यायाम, अभ्यास, अन्य परिस्थितियाँ जितनी भी होंगी वो क्या होंगे, हमारे हस्तक्षेप चर होंगे। इंटरफेयर करेंगी वो चीज़ें, और इंटरफेयर करना ही क्या करेगा, हमारे जो परिणाम को क्या करेगा, राइज करेगा, बढ़ाएगा। तो ये क्या है, हमारे हस्तक्षेप चर होते हैं। बाह्य चर से मतलब है जैसे ये स्वतंत्र चर के साथ साथ कार्य करते हैं, ऐसे ही हस्तक्षेप जो बाह्य चर होते हैं, बाह्य चर बाहरी तौर पर, यहाँ पर ये क्या हो गए हमारे हस्तक्षेप है। जबकि बाह्य चर में वही चीज़ें आऊँगी जो
व्यक्ति की, जो इंसान, जो परिणाम के को प्रभावित करने के लिए जो व्यक्तिगत चीज़ें हम कह सकते हैं, जैसे अभ्यास की बजाय इसमें हम कह सकते हैं कि उसकी मेमोरी लेवल, ये समझने की क्षमता। ये परोक्ष की जो चीज़ें होंगी, प्रत्यक्ष की बजाय जो परोक्ष की जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, हमारी बाह्यचर होंगे। आगे हम बात करते हैं अध्ययन की दृष्टि पर सक्रिय और विशेष। सक्रिय से मतलब है एक्टिव, एक्टिव वेरिएबल्स। एक्टिव वेरिएबल्स में हम वो चर कह सकते हैं जो सीधे सीधे किसी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और विशेषता पर आधारित हम कह सकते हैं जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे विशेष चर कहलाते हैं। सक्रिय चर में हम कह सकते हैं कि जो हमारे एक्टिव वेरिएबल्स होते हैं, और विशेषता में हमारे गुणवादी हम कह सकते हैं। सक्रिय चर में एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि उम्र, तापमान, और कह सकते हैं कि स्वभाव इत्यादि क्या है हमारे, जिनको हम अपना नियंत्रित कर सकते हैं, वो क्या है, हमारे एक्टिव वेरिएबल्स हैं। जबकि विशेषता पर आधारित जो हमारे चर हैं, जो हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं, वो क्या हैं, हमारे विशेषता चर हैं। इनको क्या कर सकते हैं, इनकी साथ कंडीशन क्या होती है, इनको हम निर्धारित मतलब बदलाव नहीं कर सकते। मान लीजिए इसमें हम कह सकते हैं कि लिंग, जाति, ये संज्ञा रूप में हम कह सकते हैं। जो हमारी ये संज्ञाएं जो होती हैं, संज्ञा रूप में हम अपनी जो हमारी पहचान होती है, व्यक्तिगत जो सार्वभौमिक सत्य जो हमारी चीज़ें होती हैं, वो क्या है, हमारे विशेषता चर हैं। जिनसे हमारे गुणों का, किसी विशेष प्रयोजनों का पता चलता है, वो क्या है, हमारे विशेषता चर हैं। आगे हमारी मापन इकाई है श्रेणीगत चर या निरंतर चर। श्रेणीगत चरों से मतलब है स्थिरवादी में, मतलब कह सकते हैं कि जिनका केवल एक ही मान होता है। स्थिर मीन्स स्टेबल। ये क्या होते हैं, मान लीजिए पेड़ हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, इस तरह की क्या चीज़ें हैं जो एक स्थिर मान रखते हैं, वो क्या है, हमारे एक स्थिर वेरिएबल हैं श्रेणीगत में। द्विवादी में कह सकते हैं कि जिनको दो कैटेगरी होती हैं, जैसे नर और मादा, या कह सकते हैं दूसरा उदाहरण हमारा अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, सरल विरल, इस तरह से कह सकते हैं। बहुवादी में जिनमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तथ्य मायने रखते हैं, वो हमारी क्या है, हमारे बहुवादी चर हैं। जैसे जिसमें उदाहरण हो सकता है हमारा औसत है, या औसत से अधिक, औसत से कम, अधिक, बिलो एवरेज, ओवर एवरेज। एवरेज में मतलब है जिसमें बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे डेटा को एक मीन निकाल के, एक माध्य निकाल के, एक एवरेज निकाल के जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे श्रेणीगत में बहुवादी चर कह सकते हैं। और जो हमारे निरंतर चर हैं, निरंतर चर में कह सकते हैं कि जिनको हम एक फिक्स वैल्यू में एक वैल्यूएट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे निरंतर चर होते हैं। जिसमें बदलाव भी हो सकता है, बदलाव तो होता है, लेकिन क्या होता है, संख्यात्मक होता है। उदाहरण के तौर पर उम्र, लंबाई, चौड़ाई, या और उदाहरण की बात करें तो और उदाहरण में पुरुष या महिला का
अच्छा बुरा होना, ये व्यवहार कह सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या है हमारी मापन में निरंतर चरों में हम कह सकते हैं। मापन से मतलब है जब हम चरों को मेजरिंग करते हैं तो उसके क्या क्या किस तरह से मेज़र करते हैं, उसके क्या स्केल होते हैं, किन तथ्यों के आधार पर हम उसको मापन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है सांकेतिक। सांकेतिक में अर्थ है वैल्यू में 1 से 100 तक या 1 से 10 तक, इस तरह से ग्रेडिंग करके किसी चीज़ को मेज़र करना, वो क्या है हमारा सांकेतिक मापन है। दूसरा है क्रम सूचक, ये क्या है हमारा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल से मतलब है किसी को क्रम में, जैसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, या शुरुआती, मध्य का, या मध्य, जैसे काल की बात करें तो आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल या भक्तिकाल, या इसकी बजाय हम आदिकाल, मध्यकाल, उत्तरकाल या आधुनिक काल, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं उसको डिवीज़न कर सकते हैं। या फर्स्ट 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 डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, इस तरह कैटेगराइज में एक क्रम की एक रेंज में लाना क्या है हमारा क्रम सूचन है। अंतराल क्या है डिफरेंस। डिफरेंस में कह सकते हैं टेम्परेचर हो गया, एज ग्रुप हो गए, और ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। अनुपात से मतलब है जिसमें जो पॉइंट पोजीशन होती है वो क्या होती है निश्चित होती है। दशमलव या बिंदु की स्थान जो होता है वो क्या होता है निश्चित होता है। उदाहरण के लिए इसकी ये ए से बी की दूरी टोटल 100 किलोमीटर है। ए ने यहाँ पर 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, ये पॉइंट सी है, ए से सी तक जाने में 40 किलोमीटर है, और सी से बी क्या है 60 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट क्या है सी वाला पॉइंट क्या है निश्चित है, तो ये क्या होगा 40, ये क्या होगा 60। तो इनको अगर अनुपात निकाल दें तो 4:6 या फिर 2:3। तो ये क्या होगा एक अनुपातिक, किसी चीज़ को गुणों के आधार पर, उसकी संख्याओं के आधार पर क्या करना कैटेगराइज करना, उनका अनुपात निकालना, उनकी तुलना करना, सापेक्षता में देखना, क्या है तुलनात्मक मापन है। आगे हमारा उपकल्पना का सूत्रीकरण। उपकल्पना होती क्या है, हाइपोथेसिस जो होती है हमारी वो क्या होती है, किस कैसे बनती है, क्या उसके आधार होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उपकल्पना होती क्या है। उपकल्पना क्या है हमारा तर्क, तथ्य, विज्ञान पर आधारित किसी विशेष संदर्भ में विचारधारा या दृष्टिकोण। तो उपकल्पना क्या है हमारी, उपकल्पना है हमारी कि तथ्यों के आधार पर या तर्कों के आधार पर या वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर जब हम कोई अपनी विचारधारा या किसी विशेष संदर्भ में हम अपनी विचारधारा तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो वो क्या कहलाती है हमारी उपकल्पना कहलाती है। उपकल्पना के आधार पर ही हम क्या करते हैं किसी शोध को अंजाम देते हैं। यहाँ पर उपकल्पना सूत्रीकरण से मतलब है, जैसे सबसे पहला है हमारा तर्क संबंध। तर्क संबंध से मतलब है जो हमारे तर्क होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को एक रेनफोर्समेंट देके पक्का करने के बाद उपकल्पना के लिए एक विश्लेषित मत बनाना क्या है हमारा तर्क बनाने के लिए आधारित होता है। दूसरा है हमारी वैधता। तर्क जो वैध होते हैं मीन्स उसके जो न्याय आधार पर, जैसे न्याय सिद्धांत पर हमने पीछे डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो एक न्याय सिद्धांत के आधार पर अनुमान या निगमन या हेतु या प्रतिज्ञा या उपनय के आधार पर क्या करता है उन तर्कों को वैध ठहराता है। वो क्या करता है हमारी जो उपकल्पना होती है उसको पक्का करता है। तीसरा है ये जो उपकल्पना होती है वो सरल होनी चाहिए, उसके सरल भाषा में व्याख्या होनी चाहिए। दूसरा है अगले है हमारा सामान्यकरण। सामान्यकरण से मतलब है उसको ऐसी होनी चाहिए, उपकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो सर्वसुलभ हो और आसानी से समझी जा सके।
जबकि इसकी अगर गुणों की बात करें तो इसमें इसका जो सबसे मेन मोटिव जो होता है वो होता है विशिष्टता लाना। विशिष्टता लाने से मतलब है जो हाइपोथेसिस के अंदर, उपकल्पना के अंदर एक उसको पक्का करता है और यह स्थापित करने में, तर्कों को सिद्ध करने में क्या करता है, विशिष्ट एक अच्छा एक जो स्तर होता है उसको स्तर को मेंटेन कर रखता है, बरकरार रखता है। प्रतिदर्श अभिकल्प, प्रतिदर्श से मतलब है जो हमारा डेटा होता है, जो हमारे सैंपल होते हैं उनको डिज़ाइन करना। मीन्स जो हम आगे अपनी उपकल्पना के आधार पर जिन तथ्यों को सिद्ध करना चाहते हैं उनकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, उसका अंतिम रूप कैसा होना चाहिए, उसको बताना। आगे वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता से मतलब है एक व्यक्तिगत एक ओनली एक व्यक्ति का मत न लेके एक बहुत सारे एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य से देख के किसी सिद्धांत को बनाना या उपकल्पना स्थापित करना क्या है, वस्तुनिष्ठता है। सिद्धांत आधार बनाना, सिद्धांत आधार मतलब कहने से मतलब है, मान लीजिए कोई थ्योरी होती है, कोई थ्योरी होगी, कोई सिद्धांत होगा, सिद्धांत को सिद्ध करने का सबसे मुख्य आधार क्या है हमारी, उसकी उपकल्पना है। मान लीजिए हम घर बनाना चाह रहे हैं, घर बनाने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता होगी वो क्या होगी, एक माइंड में एक प्री प्लान बनाना कि हमारी उपकल्पना ऐसी होनी चाहिए, हमारा घर ऐसा होना चाहिए और उसमें ये खूबियाँ होनी चाहिए। तो उपकल्पना भी क्या है हमारी, एक प्री प्लान, एक माइंड मैपिंग या माइंड का जो सबसे पहला प्लान है, विचार है, विचार हम कह सकते हैं उपकल्पना है। ये किस तीन तरह की हो सकती हैं, वर्णनात्मक, सापेक्ष और व्याख्यात्मक। वर्णनात्मक में कह सकते हैं जब उपकल्पना किसी की एक व्याख्या करती है। उदाहरण के लिए कक्षा के 10% छात्र ही अच्छे हैं, तो ये क्या कर रहा है, कक्षा के छात्रों का विवरण दे रहा है, वर्णन कर रहा है। दूसरी बात अगर बात करें, दूसरा उदाहरण देखें सापेक्ष। सापेक्ष से मतलब है शहरी लोग बच्चों की शिक्षा पर अधिक धन खर्च करते हैं, अधिक धन खर्च करते हैं। तो शहरी लोग यहाँ पे एक सापेक्षता है और धन खर्च करने की, ये दोनों क्या चीज़ हैं, एक दूसरे से संबंधित चीज़ हैं सब। अगर यहाँ पर ग्रामीण होता तो यहाँ पर अधिक की बजाय क्या हो जाता, कम। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता, ग्रामीण की जगह, ग्रामीण होने पर ये संबंध क्या हो जाते, कम हो जाते, बदल जाते। तो शहरी के साथ साथ इसका जो संबंध है ये क्या है, इसकी सापेक्षता का एक संबंध परक, सापेक्ष या संबंध परक। तीसरा है व्याख्यात्मक। व्याख्यात्मक से मतलब है जब चीज़ें एक इंटरप्रेट करती हैं, एक उनको व्याख्या के रूप में दर्शाती हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर देखें तो व्याख्यात्मक में कह सकते हैं ग्रामीण बच्चे शहरी बच्चों के समान बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान है। तो ये क्या है, व्याख्या कर रहा है ग्रामीण बच्चों की भी और शहरी बच्चों की, तो उनमें कोई परस्पर अंतर नहीं है। आगे हमारी नल या फिर अल्टरनेटिव या फिर शून्य कल्पना या वैकल्पिक। वैकल्पिक उपकल्पना, इसका मतलब है शून्य मीस उदाहरण के लिए इसी को लेके चलते हैं। ग्रामीण बच्चे यहाँ पर लेते हैं कम बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इसका मतलब है जो हम रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, हम ये लेके चलेंगे ना तो वो बुद्धिमान हैं, या तो वो बुद्धिमान है या फिर वो बुद्धिमान नहीं है। तो हम इनमें से
एक जीरो ट्रांसपेरेंसी लेके चलेंगे तो वो क्या होगा हमारा शून्य उपकल्पना। शून्य उपकल्पना के बाद वैकल्पिक उपकल्पना से मतलब है हमने इनको टेस्ट किया, कुछ सैंपल इसमें से लिए, कुछ सैंपल इसमें से लिए, मतलब एक ओवरऑल सैंपल लिए, ओवरऑल सैंपल में से जिस चीज़ की तरफ पक्ष हमारे पास सामने निकल के आया, तो मान लीजिए बुद्धिमान निकल के आते हैं, तो वो यहाँ पर क्या है, ये क्या होगी हमारी वैकल्पिक उपकल्पना हो जाएगी। अगर ये यहाँ पे निकल के आता कि हाँ ये बुद्धिमान नहीं होते हैं इस कंडीशन में, तो यहाँ वाली नेगेटिव वाली कंडीशन क्या हो जाती है हमारी वैकल्पिक उपकल्पना हो जाती। तो इस तरह से क्या है, शुरुआत में हम निष्पक्ष तौर पर किसी परिप्रेक्ष्य को लेकर चलते हैं, बाद में जो हमारा परिणाम जिस पक्ष में आता है तो उसी को हम क्या मान लेते हैं, एक वैकल्पिक उपकल्पना मान लेते हैं। आगे डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस मीन्स दिशात्मक और अदिशात्मक उपकल्पना। इसका मतलब है दिशात्मक में अगर हम बात करें, छात्राओं से अधिक बुद्धिमान है, तो ये क्या है, एक दिशा को दर्शा रहा है कि छात्रों की जो बुद्धिमत्ता है वो छात्राओं से अधिक है। तो यहाँ ये नेगेटिव कह सकते हैं, ये पॉजिटिव कह सकते हैं, इनका लेवल 10 कह सकते हैं, इनका लेवल 20 कह सकते हैं। तो ये एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ एक इंडिकेट कर रहा है, एक दिशा को दर्शा रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें छात्र छात्राओं का परिणाम मात्र बुद्धिमत्ता नहीं, है। अगर परिणाम की बात करें तो मात्र परिणाम क्या है, कोई बुद्धिमत्ता को नहीं दर्शाता है, तो उसमें कुछ अन्य चीज़ें भी हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिनमें लड़कियां या छात्राएं हैं वो अच्छा प्रदर्शन करती हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें छात्र अधिक अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, दोनों में समान या कोई तुलना की भावना का क्षेत्र हमारे पास नहीं बचता है। तो ये क्या है, दोनों बराबर चीज़ें हैं। तो ये क्या होगी हमारी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।